जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल श्री गिर क्लासेस 2.0 के इस नए प्लेटफॉर्म पर। आपको उमेश सर के द्वारा शाम में कुछ लाइव क्लासेस दी जा रही है। क्या दो लाइव क्लासेस दी जा रही है, जिसमें आपकी हैं वो आपकी हो जाएगी एक 7-5 से 8 और एक 8-5 से 9 या 9 से भी ज्यादा हो जा रही है। और मेरे द्वारा आपको अपलोड क्लासेस दी जा रही है। क्या अपलोड क्लासेस दी जा रही है और हम आपको सेकंड सेमेस्टर पढ़ा रहे हैं। क्या सेकंड सेमेस्टर पढ़ा रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर के साथ साथ हम आपको फर्स्ट सेमेस्टर भी पढ़ा रहे हैं। क्या फर्स्ट सेमेस्टर भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कुछ लोगों के हो रहे हैं और कुछ लोगों के बिल्कुल एकदम नजदीक पास में आ गए, तो कुछ लोगों के हो गए हैं। तो जिन लोगों के हो गए हैं उनके लिए हम सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। हफ्ते में 2-3 दिन हमारी 3 दिन सेकंड सेमेस्टर चलेगा और या 4 दिन सेकंड सेमेस्टर चलेगा, तो 2 दिन आपका फर्स्ट चलेगा, या अगर 4 दिन फर्स्ट चला तो 2 दिन ये चलेगा। पूरा हफ्ता आपका सेकंड सेमेस्टर नहीं चलेगा, क्योंकि हमें फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी देखना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम उनको इतना पढ़ा रहे हैं जितना उनके इम्पोर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि सिलेबस अब नहीं कवर हो पाएगा। बहुत जल्दी एग्जाम आ गए हैं, क्योंकि क्लासेस लेट में स्टार्ट हुई और आपका जो ये सेकंड सेमेस्टर पढ़ा रहे हैं इसमें हम बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं और आपको अपर लेवल तक, क्या हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि जो आपकी इसके पहले हमने बताया था ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या जैविक खेती, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के सिद्धांत। ये हमने आपको डेफिनेशन बता दी थी कि जैविक खेती क्या होती है। क्या जैविक खेती क्या होती है, ये सब हमने आपको बता दिया था। तो जैविक खेती की हम वहां पर डेफिनेशन आपको बता चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि जैविक खेती को जो लोग करना चाहते हैं तो वो कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। जैविक खेती को शुरुआत में क्या क्या उसमें आपको क्रियाएं अपनानी पड़ेंगी, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसका भारत में स्कोप क्या है। भारत का स्कोप हम अलग बताएंगे। आज हम आप इसमें बताएंगे जैविक क्रिया करने की प्रक्रिया क्या है, कि अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, क्योंकि रासायनिक खेती अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। क्या धीरे धीरे समाप्त होने वाली है, अगर अब नहीं तो धीरे धीरे, क्योंकि इससे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। क्या हमारे समाज पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, पर्यावरण पर पड़ रहा है और हमारी भूमि एकदम बंजर होती चली जा रही है, क्योंकि रसायनों का हम बहुत अधिक प्रयोग कर रहे हैं। और आप देख लीजिए आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है और आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये सब नए नए प्रोजेक्ट जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए लॉन्च कर रही है। इसमें आपको क्या कर रही है, इसमें एक अपना पैसा निवेश कर रही है। और कुछ कुछ राज्यों में देखिए आपकी जो ये आपके ले लीजिए सिक्किम, सिक्किम 100% जैविक खेती वाला जैविक खेती वाला राज्य बन चुका है। क्या जैविक खेती वाला राज्य बन चुका है, 100% सरकार के द्वारा घोषित हो चुका है और इसके लिए उसे अवार्ड भी मिले हैं। क्या अवार्ड भी मिले हैं। और देखिए आपकी जो जैविक खेती है ये मध्य प्रदेश से स्टार्ट की गई 2001, 2 और 3 में। अगर ये बताएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं कि जैविक खेती करने की प्रक्रिया। इसके पहले हमने आपको बता दी कि जैविक खेती क्या होती है, कि ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए, ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व जैविक उपज व जैविक ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित, कारखानों जो हमारे कारखाने होते हैं उनमें निर्मित रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। आदि का प्रयोग नियंत्रक आदि का प्रयोग या वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग न करते हुए उसके स्थान पर जीवांश मुक्त या जैविक उर्वरक का प्रयोग करना क्या कहलाता है, जैविक खेती कहलाता है। जिसमें यही हमने इससे पहले बताया था, वो आप लोग वीडियो देखे होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालते हैं जैविक जैविक खेती करने की प्रक्रिया, जैविक खेती करने की प्रक्रिया, जैविक खेती करने की प्रक्रिया। और आपकी जो सब्जेक्ट है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग। कौन सी सब्जेक्ट है आपकी, ऑर्गेनिक फार्मिंग सेकंड सेमेस्टर। क्या सेकंड सेमेस्टर। तो जैविक खेती करने की प्रक्रिया, आपकी जैविक खेती अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वो लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, जैविक खेती कैसे स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप एक जैविक खेती स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या शुरुआत करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या अपने खेत की मिट्टी की जांच करवानी होगी। क्या मिट्टी, अपने खेत की मिट्टी की जांच करवानी होगी। तो इसमें सबसे पहले हम हेडिंग क्या डालेंगे, मिट्टी की जांच।
जैविक खेती करने की प्रक्रिया आपकी ये मेन हेडिंग रहेगी, और इसकी जो सब हेडिंग रहेगी वो आपकी रहेगी मिट्टी की जांच। मिट्टी की जांच, मिट्टी की जांच। हम मिट्टी की जांच किस प्रकार करेंगे? सॉइल चेक, इंग्लिश में लिख लेंगे सॉइल चेक। सबसे जो उसका मेन फैक्टर है यही है कि सॉइल चेक, मिट्टी की जांच। जैविक खेती करने के लिए सबसे पहले आप जिस भूमि पर या आप जिस खेत में या जिस भूमि पर आप खेती करना स्टार्ट करना चाहते हैं या चालू करना चाहते हैं कि हम जैविक खेती करेंगे, उसमें सबसे पहले आपको क्या, उसकी मिट्टी चेक करवानी पड़ेगी। क्या उसकी मिट्टी चेक करवानी पड़ेगी कि उस मिट्टी में कौन कौन से हमारे जीवांश या हमारे कौन कौन से तत्व नहीं है, क्या हमारे कौन कौन से तत्व नहीं है, और जो जो हमारे तत्व नहीं होंगे हम उनको क्या करेंगे, उसको पूरित करेंगे, उसमें अलग से डालकर जैविक तरीके से हम उसको पूरित करेंगे। तो इसमें हम यही लिखेंगे यह जांच। और जो आपकी ये मिट्टी की जांच होगी, ये जांच अपने किसी निजी या आप जो है या जांच आप किसी निजी लैब, अगर आपका एग्री जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर आपको अगर कोई प्राइवेट लैब है, क्या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई प्राइवेट लैब है, तो वहां पर अपने खेत की जो मिट्टी होगी उसका नमूना लेकर जाएंगे, तो वहां पर आपकी जांच वो कर देंगे। तो ये जांच जो आपकी होगी वो किसी निजी लैब या आपकी जो सरकारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, क्या सरकारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, उसमें कृषकों की यह जानकारी हो जाती है। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मिट्टी की जांच कैसे करवाएंगे, जिस भूमि पर आप जैविक खेती करना चाहते हैं वहां का थोड़ा सा नमूना लेकर जाएंगे आप किसी निजी लैब, क्या निजी लैब यानी कि प्राइवेट लैब अगर होगा आप जहाँ पर रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेंगे, अगर प्राइवेट लैब है तो वहां चले जाएंगे, और अगर आपके पास प्राइवेट लैब आसपास नहीं है तो आप ये देखेंगे कि सरकारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, क्या सरकारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जहाँ पर है वहां पर चले जाएंगे, तो आपकी जो मिट्टी होगी उसकी जांच हो जाएगी, और आपकी मिट्टी की जांच से आपका जो वो निष्कर्ष निकलेगा, आपकी कोई एक रिपोर्ट मिल जाएगी, जिस प्रकार आप ब्लड की जांच करवाते हैं उसी प्रकार आपकी मिट्टी की जांच होगी। तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी में कौन से पदार्थ की कमी है, कौन से तत्व की कमी है, कौन से तत्व की कमी, और जिस तत्व की कमी होगी उस तत्व को हम जैविक खेती करने से पहले उसको क्या कर लेंगे, उसको एक निश्चित मात्रा में ले आएंगे जितना हमें चाहिए। कि मान लीजिए अगर आपकी मिट्टी में फास्फोरस फास्फोरस या आप मान लीजिए जिंक, फास्फोरस, नाइट्रोजन या किसी भी तत्व की कमी है, तो आप उसको सबसे पहले क्या मेंटेन करेंगे, क्या सबसे पहले उसको मेंटेन कर लेंगे कि हाँ हमें इसको पूरा पूरित हो जाए, उसके बाद जैविक खेती करना स्टार्ट करेंगे। जिस तत्व की कमी होगी जब हम सबसे पहले उस मिट्टी की जांच करवा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसमें इस मृदा में इस तत्व की कमी है, फिर उस तत्व को पूरित कर लेंगे, उसके बाद हम जैविक खेती करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद जब आप इसकी जांच करवा लेंगे तो फिर दूसरी हेडिंग हम क्या करेंगे, जांच करवाने के बाद क्या करेंगे, आपकी जांच हो जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा इसमें किस चीज की कमी है। उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, जैविक खाद बनाना आना चाहिए, क्या जैविक खाद बनाना आना चाहिए। तो जैविक दूसरी आपकी हो जाएगी जैविक खाद बनाना, क्या जैविक खाद बनाना आना चाहिए। जैविक खाद बनाने में क्या, जैविक खाद अर्थात पशु जो आपके होते हैं, पशुपालन के काट पशु जो आपके होते हैं जैसे गाय भैंस, जो आपकी गाय भैंस होती है उनके मलमूत्र के द्वारा, गाय भैंस के मलमूत्र मलमूत्र के द्वारा या वेस्ट डिस्पोजल की सहायता से ऑर्गेनिक खाद 3 से 6 सप्ताह में बना सकते हैं, क्या 3 से 6 सप्ताह में बना सकते हैं डिस्पोजल के माध्यम से। तो जैविक खाद बनाना आना चाहिए। अब इस जैविक खाद की जो आपकी हेडिंग रहेगी उसमें हम ये देखेंगे कि जैविक खाद में किस प्रकार से कौन कौन सी खाद हम बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जैविक खाद बनाने में सबसे पहले आपको आना चाहिए कि गोबर की खाद बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, क्या गोबर की खाद बनाने की प्रक्रिया क्या होती है।
गोबर की खाद बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। जैविक खाद बनाने में आपके जो गाय भैंस के मलमूत्र होते हैं उससे कैसे खाद बनाएगी, उसकी जो सब हेडिंग रहेगी आपकी गोबर की खाद बनाने की प्रक्रिया। तो आपकी जो प्रोसेस टू मेक मैन्योर, क्या प्रोसेस टू मेक मैन्योर आपकी इंग्लिश हो जाएगी। तो गोबर की खाद बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके जो पालतू पशु होंगे उनका जो मलमूत्र होगा उसको क्या करना होगा। इसके लिए आपको 1 मीटर चौड़ा गड्ढा, 1 मीटर बनाने की प्रक्रिया हम बता रहे हैं। 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, 1 मीटर गहरा। वो अगर आपको खाद ज्यादा मात्रा में बनाना है तो आप जो 1 मीटर दिया गया है इसकी चौड़ाई और गहराई और लंबाई ये अब आप अपने अकॉर्डिंग वो कर लेंगे, घटा बढ़ा लेंगे। उसके बाद 5 से 10 मीटर लंबा गड्ढा, क्या 5 से 10 मीटर लंबा क्या हो जाएगा गड्ढा, और ये 1 मीटर चौड़ा गड्ढा और ये आपका गड्ढा हो जाएगा। तो जो गोबर की खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 मीटर चौड़ा गड्ढा, 1 मीटर जो गड्ढा होगा उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए 1 मीटर, और उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए 1 मीटर, और उसकी जो लंबाई होगी, ये मान लीजिए आपका ये एक गड्ढा है तो इसकी जो ये होगी क्या होगी, इसकी चौड़ाई ये कितनी होनी चाहिए 1 मीटर, और इसकी जो गहराई होगी ये जो इसकी ये गहराई होगी ये कितनी होनी चाहिए, ऊपर से नीचे 1 मीटर होनी चाहिए, और इसकी जो लंबाई होगी वो 5 से 10 मीटर की होनी चाहिए। इससे आप बड़ा भी कर सकते हैं, इससे आप छोटा भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी मात्रा में खाद बनाना चाहते हैं। फिर खोद लेंगे, फिर उसमें अवशेष डालेंगे। जो आपका एक गड्ढा होगा उसमें क्या करेंगे, अवशेष डालेंगे। क्या डालेंगे, अवशेष। अवशेष में आपका क्या रहेगा, अवशेष में गोबर क्या रहेगा, गोबर, फसलों के अवशेष, फसलों के अवशेष, ये आप लोग इसमें डालेंगे। जो आपका एक गड्ढा बनेगा उसमें अवशेष डालेंगे, और अवशेष में आप क्या डालेंगे, गोबर, गोबर और फसलों के अवशेष। जो आपका गोबर होगा और फसलों के अवशेष होगा, फिर जो ये होगा इसको आप क्या कर देंगे, इसको एक डालकर फिर बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, फिर इस गड्ढा को ऊपर से बंद कर देंगे। फिर हम इसको 20 दिन बाद ओपन करेंगे। क्या 20 दिन बाद, 20 दिन बाद खोलेंगे। और जब हम 20वें दिन इसको खोलेंगे तो जो आपका ये हमने डाला है कुछ में अवशेष, गोबर और फसलों के अवशेष जो डाला है इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। क्या, इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। 20 दिन के बाद हम जब गड्ढा खोलेंगे तो इसमें जो हमने गोबर और फसलों के अवशेष डाले हैं उसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। फिर जब हमारा ये 20 दिन के बाद हम इसको खोलेंगे, फिर मिलाकर इसको बंद कर देंगे। क्या, मिलाकर इसको बंद कर देंगे। फिर इसको हम खोलेंगे 2 माह बाद खोलेंगे। क्या करेंगे, 9 माह बाद खोलेंगे। जब 2 माह बाद खोलेंगे तो हम फिर इसको क्या करेंगे, पुनः अच्छी तरह मिलाएंगे, पुनः मिलाएंगे। जब पुनः मिलाएंगे उसके बाद फिर हम इसको बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, इसके बाद हम फिर इसको बंद कर देंगे। फिर इसको हम तीसरे माह फिर खोलेंगे। क्या, तीसरे माह इसको फिर से खोलेंगे। तीसरे माह जब खोलेंगे तो हमें क्या पाएंगे कि जो हमने अवशेष और गोबर की जो हमने अवशेष डाले हैं ये एक खाद के रूप में परिवर्तित हो गए। क्या, हमारी खाद बन गई है। तो हम इसको क्या कहेंगे, गोबर की खाद इस तरह बनाई जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आप 1 मीटर का गड्ढा खोदेंगे। गड्ढे की चौड़ाई 1 मीटर होगी, उसकी गहराई 1 मीटर होगी, उसकी लंबाई 5 से 10 मीटर होगी। इससे कम भी आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। फिर उसमें अवशेष डालेंगे। अवशेष में आप लोग डालेंगे गोबर और फसलों के कुछ अवशेष। उसके बाद हम इस गड्ढे को बंद कर देंगे। फिर इस गड्ढे को 20 दिन बाद खोलेंगे। जब 20 दिन बाद खोलेंगे तो इसे पुनः हम 20 दिन बाद खोलेंगे तो इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। जो हम अवशेष डाले थे उनको एक दूसरे में आपस में मिला देंगे। उसके बाद हम 2 माह बाद खोलेंगे तो इसको 2 माह बाद जब गड्ढे को खोलेंगे तो उसके बाद हम पुनः इसमें अच्छी तरह मिलाएंगे। फिर हम बंद कर देंगे उसको। 2 माह के बाद फिर बंद कर देंगे। फिर हम इसको तीसरे माह खोलेंगे। क्या, 30 महीने के बाद खोलेंगे तो हमें एक अच्छी खाद मिल जाएगी। क्या, सड़कर वो अच्छी खाद बन जाएगी। तो इस तरह गोबर की खाद बनाएंगे। अब देखेंगे हम गोबर खाद के बाद वर्मी कंपोस्ट। क्या, जो आपकी जैविक खाद बनेगी इसकी जो दूसरी हेडिंग रहेगी वो हो जाएगी आपकी क्या, वर्मी कंपोस्ट। क्या हो जाएगी, इसकी जो सेकंड हो जाएगी वर्मी कंपोस्ट। क्या हो जाएगी, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, केचुए के माध्यम से जो खाद बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको बनाने के लिए 2 से 5 केजी केचुआ होना चाहिए। 2 से
5 केजी केचुआ, क्या होना चाहिए? 2 से 5 केजी केचुआ होना चाहिए। और आपको बता दें केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। क्या? केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको 2 से 5 केजी केचुआ होना चाहिए। और आप केचुआ जो ले उसकी वैरायटी देख ले कि वो कैसा है। तो इसमें जो आप केचुआ प्रयुक्त करेंगे तो केचुए में सबसे पहले हम बता दे रहे हैं उसका कौन सा है, एसेनिया फोर्टिडा। क्या होना चाहिए? एसेनिया फोर्टिडा। ये जो आपका केचुआ होता है ये अच्छी या जल्दी मात्रा में आपकी खाद को निर्मित करेगा। और आपका जो दूसरा इसकी आता है, दूसरा केचुआ आता है वो आपका हो जाएगा पायरोनॉक्सी। पायरोनॉक्सी आपके क्या हो जाएगा? पायरोनॉक्सी एक्सक्वेटा। एक्सक्वेटा जो ये 2 केचुए की प्रजाति आती हैं ये अच्छी तरह से वर्मी कंपोस्ट में सहायक होती है। क्या? अच्छी तरह से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 2 से 5 केजी केचुआ होना चाहिए और आपको गोबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पशुओं का गोबर होना चाहिए और नीम की पत्ती होनी चाहिए। और क्या? नीम की पत्ती होनी चाहिए और एक प्लास्टिक की शीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक प्लास्टिक की शीट, एक प्लास्टिक की शीट। और आपकी जो हमने बताई है गोबर उसमें भी ये प्लास्टिक की शीट रहेगी। क्या? प्लास्टिक की शीट एक पॉइंट रहेगा उसमें भी आपकी ये प्लास्टिक की शीट लगेगी। तो इसमें आपको केचुआ 2 से 5 केजी, गोबर, नीम की पत्ती, एक प्लास्टिक की शीट। एक प्लास्टिक की शीट ये हम नीचे इसमें बिछा देंगे। फिर उस प्लास्टिक की ये सब कर लेंगे। उसके बाद उस गड्ढे को हम क्या कर लेंगे? उसके बाद हम उसको छाप देंगे। क्या? उसको बंद कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि 45 से 60 दिन बाद जब हम उसको ओपन करेंगे तो वो वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्जन हो जाएगा। वो वर्मी कंपोस्ट बन जाएगी। तो इस प्रकार वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि होती है। उसके बाद हम देखेंगे वर्मी कंपोस्ट के बाद फिर आपकी क्या हो जाएगी हेडिंग, जो आपकी ये थी गोबर की खाद वो हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई। उसके बाद हम देखेंगे हरी खाद। जैविक खेती जब करेंगे तो आपको हरी खाद, हरी ग्रीन कंपोस्ट, क्या जो आपकी क्या होगी? ग्रीन कंपोस्ट। आपकी जो हरी खाद होगी तो वर्षा होने के समय हरी खाद क्या होती है? हमें जिस खेत में खेती करनी होती है, क्या हमें जिस भूमि पर खेती करनी होती है उसमें वर्षा होने के समय, क्या वर्षा होने के समय उसमें बरसात के दिनों में बढ़ने वाली जैसे लोबिया, मूंग, उड़द और ढैंचा। जैविक खेती करने के लिए जो आपकी हरी खाद तैयार की जाती है इसमें सबसे पहले आपको जिस भूमि पर खेती करना होता है, जिस खेत में खेती करना होता है उसमें बरसात के दिनों में आपको अधिक तेजी से ग्रोथ करने वाली, ग्रोथ मतलब कि वो अधिक तेजी से वृद्धि करे। जैसे कि आपकी लेविया, मूंग, उड़द और ढैंचा होता है, इसको बो दिया जाता है। क्या? इसको बो दिया जाता है। उसके बाद जब ये 40 से 60 दिन का हो जाता है, क्या 40 से 60 दिन का हो जाता है, जब ये 40 से 60 दिन का हो जाएगा तो अपना ग्रोथ अच्छे से कर लेगा। अपना ग्रोथ जब अच्छे से कर लेगा फिर हमने जो इसमें से किसी को बोया है, जैसे आपका मूंग, उड़द, ढैंचा या लोबिया, आपने ढैंचा अगर बोया है तो जब 40 से 60 दिन का हो जाएगा तो वो अपना अच्छा ग्रोथ कर लेगा, कुछ बड़ा हो जाएगा। फिर उसको हम क्या ट्रैक्टर की सहायता से या किसी के यंत्र की सहायता से उसको क्या कर देंगे? काट देंगे। उसको जब काट देंगे तो वो भूमि पर वही उसी खेत में डाल देंगे। जब वो कट हो जाएगा उसके बाद उसमें हम हल या रोटावेटर किसी के माध्यम से उसको एकदम हम काट देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उसमें क्या कर देंगे? पानी भर देंगे। क्या पानी भर देंगे? जब पानी भर देंगे तो उसमें क्या वो सड़ने लगेगा। क्या कर होगा? सड़ने लगेगा। तो जब वो सड़कर पूर्ण रूप से कुछ दिनों के बाद वो सड़ जाएगा तो उसी मिट्टी में मिला देंगे। फिर से हम उसकी जुताई कर देंगे तो वो सड़ने के बाद उस मिट्टी में मिल जाएगा। तो उससे जो हमें ये प्राप्त होगा क्या? नाइट्रोजन, जो आपका नाइट्रोजन प्राप्त होगा और आपका सल्फर, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटास, मैग्नीशियम, इन जो तत्वों की कमी होगी उन तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उन तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। तो हरी खाद के लिए सबसे पहले हम जिस क्षेत्र पर जैविक खेती करना होता है या खेती करना होता है उसमें जो पदार्थ की कमी होती है उसमें सबसे पहले हम बरसात के दिनों में ढैंचा, लोबिया, उड़द या किसी ग्रोथ करने वाली फसल को लगाएंगे। जब वो फसल 40 से 60 दिन में हो जाएगी, वो अपना अच्छा ग्रोथ कर लेगी तो उस फसल को उसी खेत में हम किसी यंत्र के द्वारा
काट देंगे और काट कर उस मिट्टी में मिला देंगे। जब उस मिट्टी में मिला देंगे, ऊपर से हम पानी दे देंगे, उस खेत में पानी भर देंगे, तो उसमें सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या उसमें सूक्ष्म जो जीव होंगे वो धीरे धीरे सड़ने लगेंगे, वो सड़ाने लगेंगे। जब वो धीरे धीरे वो सड़ जाएगी तो उसके बाद फिर इसको हम मिट्टी में मिला देंगे। तो जो मिट्टी में मिला देंगे तो उससे बहुत प्रकार के हमारे पोषक तत्व जो कमी होंगी वो पूरी हो जाएंगे, जैसे आपके नाइट्रोजन, सल्फर, पोटास, मैग्नीशियम, इसकी पूर्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार हम यहाँ पर आपको इस वीडियो में ये बताएंगे खेती करने, जैविक खेती करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे कैसे आपका ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि जैविक खेती के लाभ क्या है। क्या जैविक खेती की लाभ क्या है, क्या है जैविक खेती के लाभ है क्या है, और फिर हम देखेंगे जैविक खेती के सिद्धांत क्या है। तो आज के वीडियो में बस हम केवल इतना देखेंगे कि जैविक खेती करने की प्रक्रिया, उसमें हमने आपको देखा जैविक खाद कैसे बनाएंगे, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएंगे, हरी खाद कैसे बनाएंगे। फिर हम देखेंगे और इसके साथ साथ हम फसल चक्र, वो आपको दूसरे वीडियो में बता देंगे। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, आपको क्रॉप रोटेशन जैविक खेती करने में जरूर करना पड़ेगा, क्रॉप रोटेशन आपको करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम देखेंगे जैविक खेती के लाभ, जैविक खेती के उद्देश्य, फिर देखेंगे आपके दो क्लास में, एक क्लास में लाभ और एक क्लास में आपके उद्देश्य हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा तीसरी क्लास में आपका स्कोप हो जाएगा, हमारे भारत में इसको स्कोप क्या है, फिर इसकी शुरुआत क्या हुई, फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। तो ऐसे धीरे धीरे आपका सिलेबस कंटिन्यू रहा है, चलता रहेगा। तो आज आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।